नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा और आप देख रहे हैं चुनावी खबरों पर आधारित हमारा खास बुलेटिन। सबसे पहले आप दिन की बड़ी चुनावी खबरों को संक्षिप्त में जान लीजिए, जिसके बाद हम आपको बताएंगे कि ये खबरें खास हैं क्यों और इनके राजनीतिक मायने क्या हैं। नेहरू मेमोरियल का नाम प्रधानमंत्री म्यूजियम रखे जाने के बाद किस तरीके से विपक्ष नाराज है और उसे लेकर लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं, ये भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि इस पर बीजेपी की तरफ से क्या कहा गया है। चुनावी मौसम में मोदी कैबिनेट ने बड़ा ऐलान कर दिया है, इसके बारे में विस्तार से आपको जानकारी देंगे। कर्नाटक में बजरंग दल पर बैन लगाने की बात करने वाली कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में इससे साफ इनकार कर दिया है। विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीएसपी ने क्या फैसला किया है, इसकी भी चर्चा करेंगे। और आइए इन तमाम खबरों को अब समझ लेते हैं विस्तार से। तो शुरुआत कर लेते हैं बड़ी और अहम खबर के साथ, क्योंकि नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का नाम पीएम म्यूजियम एंड लाइब्रेरी किए जाने से विपक्ष के इंडिया गठबंधन ने नाराजगी जाहिर की है। कांग्रेस का कहना यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेहरूवादी विरासत को बदनाम और नष्ट करना चाहते हैं। इसके बावजूद नेहरू जी की विरासत अमर रहेगी। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा है कि देश के सभी संसाधनों और इमारतों पर एक ही परिवार का पेटेंट नहीं है। अब आपको दो बयान सुनवाते हैं। संदीप दीक्षित ने क्या कहा है, जो कि कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, साथ ही रविशंकर प्रसाद की तरफ से क्या जवाब दिया गया है इस पर। नेहरू जी से जो नफरत है, कुंठा है, वो है आप प्रधानमंत्रियों पे संग्रहालय बनाना चाहते हैं, बनाइए। किसी पे भी संग्रहालय सरकार बना सकती है, बनाना भी चाहिए और लोगों पे भी बनाना चाहिए। वर्तमान इतिहास, पुराने इतिहास पर संग्रहालय बनाना चाहिए। लेकिन एक संस्था जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर बनाई गई थी, उनकी उपलब्धियों को उजागर करने के लिए, इतिहास पर काम करने के लिए, और उसमें सिर्फ पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं, आजादी के आंदोलन, उसके बाद के इतिहास पर बहुत सा काम हुआ है। और जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड इंडिपेंडेंटली चलता है। अब आपने उसको प्रधानमंत्रियों के कर दिया, इसलिए नहीं क्योंकि आप और सब प्रधानमंत्रियों का भी काम दिखाना चाहते हैं, इसलिए क्योंकि आप नेहरू जी को दबाना चाहते हैं। नेहरू जी के सत्य को तो आप दबा नहीं सकते, उनके किए हुए तमाम कामों को दबा नहीं सकते। तो ऐसा है कि पब्लिक की मेमोरी से, पब्लिक की आंखों से एक तरीके से उनको हटा दीजिए। कांग्रेस को नेहरू जी को छोड़कर सबसे एलर्जी थी, उसमें लाल बहादुर शास्त्री का स्मृति क्यों नहीं बनी, उसमें नरसिंह राव की स्मृति क्यों नहीं बनी, उसमें इंदिरा गांधी की भी स्मृति नहीं बनी, उसमें राजीव गांधी की भी नहीं बनी, और बाकी जितने प्रधानमंत्री थे, मोरारजी भाई, सब तो कांग्रेसी थे ना। अटल बिहारी वाजपेयी वो समझने की बात नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री के लोकतांत्रिक सोच देखिए कि किस प्रकार से उन्होंने सारे प्रधानमंत्रियों को जगह दी है। क्या देवेगौड़ा, क्या गुजराल साहब, क्या चरण सिंह साहब। तो मैं कांग्रेस के जयराम रमेश को एक ही बात कहूंगा, आपने सब कुछ नेहरू जी ही, नरेंद्र मोदी की सोच, जितने प्रधानमंत्री सबका सम्मान। तो गौरतलब है कि बीजेपी परिवारवाद, तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार के मसले पर कांग्रेस पर आक्रामक है और उसकी कोशिश कांग्रेस के परिवारवाद को हाईलाइट करने की है, ताकि चुनावों में इन मुद्दों को भुनाया जा सके। अब रुक करते हैं अगली खबर का। कांग्रेस ने दिल्ली की 7 ही लोकसभा सीटों पर मजबूती से चुनावी तैयारियां करने का फैसला कर लिया है। आगामी चुनावों में तैयारियों के सिलसिले में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की बुधवार को दिल्ली में बैठक हुई है। 3 घंटे चली इस बैठक में तय किया गया है कि दिल्ली जिसकी होती है उसी का देश हो जाता है, लिहाजा दिल्ली की सभी सीटों पर कांग्रेस को अपनी चुनावी तैयारियां पुख्ता रखनी चाहिए। कांग्रेस नेताओं ने बैठक में यह भी महसूस किया कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद देश के कांग्रेस के प्रति लोगों के रवैये में बड़ा बदलाव आया है, लिहाजा पूरा जो फोकस है वो अपनी चुनावी तैयारियों पर ही लगाना चाहिए। चलिए सुनाते हैं आपको कि अलका लांबा ने क्या कहा है इस पूरी बैठक के बारे में। देखिए, ये लगभग 3 घंटे की मीटिंग में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी, खरगे जी, केसी वेणुगोपाल जी और दीपक बाबरिया जी रहे। 3 घंटे की मीटिंग शुरुआत हुई संगठन को लेकर कि संगठन कमजोरियां क्या हैं, उस पर कैसे काम किया जाए, सुझाव आए उसको कैसे हम मजबूत कर सकते हैं। दूसरा सुझाव ये आया कि लोकसभा 2024 की तैयारियां अब हमें करनी है। मकसद वही था। दिल्ली से पहले 18 राज्यों की मीटिंगें हो चुकी हैं लोकसभा की तैयारियों को लेकर। दिल्ली 19वां राज्य था। 24 कैसे जीतना है, और बिल्कुल आदेश हुआ है कि हमें 7 सीटों पर मजबूत संगठन के साथ हर नेता को आज से, अभी से निकलना है। 7 महीने 7 सीटें हैं,
ये बात हुई कि जिसकी दिल्ली उसका देश होता है, ये दिल्ली का इतिहास बताता है। इसलिए कहा गया कि बिल्कुल सातों पर तैयारी रखनी है और मजबूती के साथ हमें निकलना। और आज से हम लोग अपनी जो जिम्मेदारियां जिसको जो भी संगठन में सौंपी जा रही हैं, दीपक जी इसको अभी तय कर लेंगे और हम निकलेंगे। तो जाहिर सी बात है, आम आदमी पार्टी से चुनावी गठबंधन के सवाल पर कांग्रेस की दिल्ली इकाई के नेताओं की आपत्तियों के बीच दोनों ही पार्टी के बीच अब ये चुनावी तालमेल खटाई में पड़ता हुआ नजर आ रहा है। कर्नाटक में जीत के बाद कांग्रेस उत्साहित है और अब पार्टी दिल्ली में एकला चलो की नीति पर चलने की कोशिश में है। चुनावी खबरों में मोदी कैबिनेट ने बड़ा ऐलान कर दिया है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई है और इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। मीटिंग के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि पीएम ई बस सेवा को मंजूरी दे दी गई है, जिसके मुताबिक देश भर में लगभग 10,000 नई इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध कराई जाएंगी। वहीं कैबिनेट ने 13,000 करोड़ रुपए की विश्वकर्मा योजना को भी मंजूरी दी है। इस योजना से 30 लाख शिल्पकार परिवारों को लाभ होगा। आपको ये भी बता दें कि 15 अगस्त को पीएम मोदी ने लाल किले पर अपने भाषण के दौरान विश्वकर्मा योजना को लागू करने का ऐलान किया था। चलिए सुनाते हैं आपको कि इस पूरे मामले में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने क्या कहा है। नए प्रकार के टूल्स, नए प्रकार के डिजाइन कैपेबिलिटीज, नए प्रकार के जो मार्केट को एक्सेस करने के तरीके हो, उन सब चीजों पे ध्यान सबसे पहले। और इसमें भी बहुत ही एक अच्छी व्यवस्था है। 2 तरह के स्किल प्रोग्राम होंगे, बेसिक और एडवांस्ड स्किल। और स्किल लेने के दौरान 500 रुपये पर डे का स्टाइपेंड भी मिलेगा। फिर मॉडर्न टूल्स खरीदने के लिए 15,000 रुपीज तक का सपोर्ट मिलेगा। दूसरा हुआ बड़ा इसका एलिमेंट क्रेडिट सपोर्ट। हम सब जानते हैं वर्किंग कैपिटल एक बहुत बड़ा चैलेंज बन के आता है और एक्सपेंशन में और काम के करने में कैपिटल की बहुत जरूरत रहती है। सरकार की कोशिश है कि 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव से पहले लोक लुभावन योजनाओं के जरिए मतदाताओं का दिल जीत लिया जाए। अब देखना ये होगा कि केंद्र सरकार की ये नई सौगात वोटर्स पर कितना उनके ऊपर असर डालती है, कितना उन्हें रिझा पाती है। उधर कर्नाटक में बजरंग दल पर बैन लगाने की बात करने वाली कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में इससे साफ इनकार कर दिया है। कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने जब उनसे पूछा गया कि अगर मध्य प्रदेश में चुनाव कांग्रेस जीत जाती है तो क्या बजरंग दल को बैन कर दिया जाएगा, उन्होंने कहा कि बजरंग दल में कुछ लोग अच्छे भी हो सकते हैं, लेकिन हम दंगों या हिंसा में शामिल किसी को भी नहीं बख्शेंगे। अब सुनवाते हैं आपको कि आखिर दिग्विजय सिंह ने क्या और कहा बजरंग दल को लेकर। बजरंग दल मैं पहले भी कह चुका हूं, पूरा एक गुंडों का दल है। जितने पूरे तरीके से असामाजिक तत्व हैं, वो पूरे तरीके से आज पट्टा बांधकर बजरंग दल में है। अभी आपने देखा वो बिट्टू बजरंगी पकड़ा गया है, किस तरह से भागते फिर रहे थे बिट्टू बजरंगी बहादुर। बात यही है, इस देश सबका है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका देश है और इसके लिए बांटना बंद करो मोदी जी, शिवराज जी। ये देश में शांति स्थापित करो, शांति से ही तरक्की होगी। आप पंडित जवाहरलाल नेहरू का भाषण सुनो 15 अगस्त का, मैंने उसको डाला है अपने ट्विटर पर, और उसकी तुलना करो मोदी जी के भाषण से। क्या फर्क है दोनों की लीडरशिप में। देखिए, बैन नहीं करेंगे, लेकिन बजरंग दल में कुछ अच्छे लोग भी हो सकते हैं, लेकिन जो गुंडा तत्व है, जो दंगा फसाद कराता है, ऐसे किसी भी व्यक्ति को नहीं छोड़ा जाएगा। दरअसल कर्नाटक चुनाव के वक्त बजरंग दल को बैन करने की बात लेकर कांग्रेस सवालों के घेरे में आ गई थी और उस पर काफी बवाल भी हुआ था। ऐसे समय में जब मध्य प्रदेश में कमलनाथ खुद पार्टी को हिंदुत्व के रंग में रंगने में जुटे हुए हैं, कांग्रेस कोई भी ऐसा प्रयोग नहीं करना चाहती है जो बीजेपी को प्रदेश में हावी होने का मौका दे दे। विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीएसपी ने एक बड़ा फैसला कर लिया है। सूत्रों से खबर ये मिली है कि बीएसपी ने यूपी की घोसी सीट पर अपना उम्मीदवार नहीं उतारने का फैसला किया है और इस उपचुनाव में अब सीधा मुकाबला होने जा रहा है एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच। यानी कि अब बीजेपी उम्मीदवार दारा सिंह चौहान और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सुधाकर सिंह के बीच है टक्कर। इस सीट पर बीएसपी अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी। दरअसल बीजेपी चाहती थी कि बीएसपी यहां अपना उम्मीदवार उतारे और वो एक मुस्लिम चेहरा हो ताकि उनके लिए जीत आसान हो जाए, लेकिन बीएसपी ने अपना उम्मीदवार वहां न उतारने का फैसला किया है।
इसी के साथ चुनावी खबरों के हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चुनावों से जुड़ी हुई तमाम जानकारियों के लिए और हर दिलचस्प अपडेट के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए चुनाव आज तक। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।